Yes, I hope you can see the screen. Okay. Yes, so what we have seen last time is ओके एक बार हम ये टेंजेंट लॉ जो है ना वो एक थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे. व्हाट इज टेंजेंट लॉ? Okay, see here, we just copy the diagram at least. Yes, okay, this is the diagram. अभी इसमें हो रहा क्या है ना कि देखो, सपोज देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ स्पेस. ओके, एक रीजन में सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड्स है. एक जो है उसको हम डिनोट करेंगे BH के द्वारा. ये BH मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है which is directed in the upward direction like this. Okay, this magnetic field is directed in the upward direction, and at the same time there is another magnetic field which is given by B here, which is directed in the horizontal direction. Okay, in this direction here along the x-axis. Okay, ऐसे डायरेक्शन में एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेट करके रखा है. अभी देखो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के चलते ये मैग्नेट कैसे क्या बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि देखो ये हमने ऑलरेडी देखा है. इफ यू जस्ट टेक दिस सिचुएशन समवॉट अपार्ट, एक 2 मिनट के लिए अगर हम सपोज इस सिचुएशन को थोड़ा अलग ढंग से अगर देखते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी एक मैग्नेट अगर रखा जाता है तो वो मैग्नेट क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. ये हमने ऑलरेडी देखा था. सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड magnet is already kept in this magnetic field. ओके, ये इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने मान लो एक मैग्नेट जाके रख दिया इस तरह से. ओके, सपोज दिस इज द मैग्नेट. तो जैसे ही हम इसको ऐसे कैसे भी पोजीशन में अगर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल जस्ट टर्न इटसेल्फ in the direction of the magnetic field like this. So it will always try to come in this position here. तो इस पोजीशन में वो आने के लिए ट्राई करेगा. where this point will actually be its north pole. ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये जो साउथ पोल जो है तो वो यहाँ पे इस तरफ रहने के लिए ट्राई करेगा. That means its magnetic moment will always try to be parallel to the magnetic field which is B here in this way. Okay, but now if you just consider the same magnetic field is suppose vertical. अगर ये magnetic field suppose vertical है ऐसे, okay, suppose this is the magnetic field which is directed in the vertical direction like this, and again the same suppose magnet is just kept in this magnetic field which is directed vertical in this way. ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे काम कर रहा है तो अभी इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से क्या मतलब अभी सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये ऐसा ही एक मैग्नेट अगर हमने यहाँ पे जाके रख दिया तो जैसे हम इसको रख देंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल जस्ट टर्न इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये अभी इस डायरेक्शन में टर्न होगा जो उसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा और साउथ पोल जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा. सो इस तरह से ये टर्न हो जाएगा. दैट मीन्स इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल एक्चुअली बी डायरेक्टेड from south to north in this way. That means the magnetic moment will always try to be perpendicular to the magnetic field here. And in this case here, if suppose अब यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है ना कि ये दोनों magnetic field at a time present है. देखो ठीक से ये दोनों magnetic fields at the same time ये present है यहाँ पे. अभी अगर suppose ये magnetic field अगर horizontal वाला जो magnetic field है उसकी वजह से अलग से टॉर्क इसके ऊपर काम करेगा और ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलग तरीके से टॉर्क उसके ऊपर काम करेगा.
देखो ठीक से, अगर ये मैग्नेट जो है वो अगर हम सपोज इस तरह से टर्न कर देते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके यहाँ पे रेस्ट में आएगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, देखो ये इस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ट्राई करेगा, और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको वर्टिकल बनाने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एट अ टाइम प्रेजेंट होने के कारण वो ना वर्टिकल रह पाएगा और ना ही वो हॉरिजॉन्टल रह पाएगा। लेकिन मैग्नेट जो है इट विल जस्ट कम टू रेस्ट एट विथ एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, तो इस वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ वी कैन से, सो इस वर्टिकल के साथ सपोज थीटा इतना एंगल करके वो अगर रेस्ट में आता है, तो वो थीटा जो है वो ऐसा होना जरूरी है जो वो दोनों की वजह से जो एक्ट होने वाला टॉर्क है तो वो यहाँ पे कैंसिल हो जाए। सपोज मैग्नेट जस्ट कम्स टू रेस्ट इन दिस पोजिशन हियर, सपोज ये दोनों की वजह से यहाँ पे इस पोजीशन में अगर ये मैग्नेट आ जाता है, तो इसमें हम देख सकते हैं आराम से कि इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना हुआ है, ये चलो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना हुआ है उसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, सपोज ये अगर एंगल थीटा है, तो इस वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो टॉर्क काम करेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं टॉर्क विल एक्चुअली बी इक्वल टू एम इंटू बी एच इंटू साइन थीटा। करेक्ट है, ये फॉर्मूला बन गया the for the formula for finding the magnetic torque acting on this magnet due to this vertical magnetic field, that is BH here. Okay, but now at the same time, if suppose this magnet makes an angle theta with the vertical, then how much angle will it make with this horizontal here? ये horizontal के साथ उसका बना हुआ एंगल कितना होगा, जरूर 90 minus theta होगा, right? So this will be 90 minus theta here, and hence the total torque acting on this magnet due to this horizontal magnetic field here will actually be mb sin theta. लेकिन यहाँ पे b is going to be the same as b here, and sine of theta is going to be actually 90 minus theta here, because this magnet is making an angle of 90 minus theta in this case. And if we just solve this further, then we can just get it as m into b as it is into sine of 90 minus theta becomes cos theta actually, and that's why we can just get it as cos theta. And this torque, this is the torque acting due to the vertical magnetic field, but this is the torque acting due to the horizontal magnetic field, and this magnet will just come to rest only when both of these torques will become equal. ये दोनों टॉर्क्स जब इक्वल बनेंगे तब जाके ये जो मैग्नेट है वो रेस्ट में आएगा। ये अगर कंडीशन हम यूज करते हैं यहाँ पे तो हमको मिलेगा एम बी इंटू कॉस थीटा, जो कि टॉर्क का वैल्यू है, शुड बी इक्वल टू टी एच। टॉ एच का वैल्यू क्या है हमको पता है ऑलरेडी, एम इंटू बी एच इंटू साइन थीटा। करेक्ट है, सो इसमें से दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो m will get cancelled, and here this b can be expressed as bh into sin theta upon cos theta. यहाँ पे sin theta upon cos theta मतलब क्या बनता है, tan theta, we know already that. So this will be b is equal to bh into tan theta. This is actually going to be the tangent law, we can say. That means in general, if we can have a situation in which there are two magnetic fields in the space. Suppose one is the magnetic field which is directed upwards, okay, and there is another magnetic field which is directed horizontal, okay, in this way, which is perpendicular. And whenever a magnet is just kept in these two magnetic fields, perpendicular magnetic fields like this, तो इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर अगर कोई भी एक बार मैग्नेट अगर हम रख देते हैं इस तरह से, so this bar magnet comes to rest by making an angle theta with horizontal or any one of the magnetic field suppose. तो इन दोनों में से किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर ये थीटा इतना एंगल बनाता है, तो और इसको अगर हम सपोज BH बोल देते हैं, जिसके साथ एंगल बना हुआ है उसको अगर हम BH बोल देते हैं और दूसरे वाले को B बोल देते हैं, तो we can just say that this theta satisfies the condition that B must be equal to BH into tan theta. ये अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। So this is the formula for finding the angle, or the if we know angle and one of the magnetic fields, we can just find out the another magnetic field. Okay, but this formula has to be used only when a single magnet is just kept inside the two magnetic fields which are perpendicular to each other. Okay, तो ये दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो उसका एंगल निकालने के लिए
या एक मैग्नेटिक फील्ड पता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जरूर, बिल्कुल। Okay, so this is all about the tangent law. This is called as tangent law, actually. One more thing you have to understand here is, suppose that there is a single magnetic field, and suppose there is a magnet kept in this magnetic field. समझो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी एक मैग्नेट हमने रखा हुआ है, suppose this is the magnetic field, okay, and a magnet is just kept inside this magnetic field. Let us see, this will be a magnet. Okay, suppose this magnet is just kept here inside this magnetic field, then it will just turn itself in the direction of magnetic field like this, no doubt. तो ये तो हमको पता है already. Okay, but if suppose it is disturbed, slightly disturbed like this, अगर इस magnet को अगर हम थोड़ा disturb करेंगे, then it will just start oscillating in this way. ठीक है, ये इस तरह से वो oscillate करना start करेगा, right है? तो इसके जो oscillations है, these oscillations are actually the angular SHM. Okay, it can be proved to be an angular SHM, and the period of this angular SHM of this magnet is actually given by the formula. Period T is equal to 2 pi into root I upon mb. Okay, I upon mb. This is the formula for finding the period of a magnet which is kept in a magnetic field here in this way. तो ये अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है? So this is the formula for period. Yes, it depends on the moment of inertia. I मतलब क्या है यहाँ पे? Moment of inertia of the magnet. If suppose magnet is in the form of length mass m and length L, then this moment of inertia about its center can be given by the formula ml square by 12, as we already know here. Okay, so moment of inertia will be like this. And if suppose this magnetic moment of this magnet will be actually equal to m into 12, as we can already know, जैसे हमने कल भी देखा था. एंड मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच मे बी गिवन और समथिंग लाइक दिस. तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. तो अभी इसमें इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हम 1-2 मिनट में देखेंगे, ठीक से. यस, देखो सपोज ये तो हमने टेंजेंट लॉ लिख लिया. Yes, this is the formula for period of a bar magnet whenever it is kept in a magnetic field. Just wait a minute. Yes, okay. So this is already actually the formula for finding the period of bar magnet. Okay, so ये T equal to 2 pi root I upon mb, ये हमारे पास फॉर्मूला है. यस, इसमें अगर सपोज दो अलग अलग जगह पे अगर हमने मैग्नेट का पीरियड अगर ढूंढ के निकाला, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उसको रखा और उसको वाइब्रेट कराया और उसका पीरियड अगर ढूंढ के निकाला दो अलग अलग जगह पे, तो हम देख सकते हैं कि उसी मैग्नेट को हम वहां पे लेके गए हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स पे लेके गए हैं. तो मैग्नेट का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम रहेगा, और इसकी वजह से जो बाकी बचेगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम वहां पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन जस्ट कंपेयर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दोस टू प्लेसेस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हियर. तो ये वाला इक्वेशन यूज करके हम क्योंकि यहाँ पे देखो I is a constant and m is again a constant, so therefore we can just say that this T is proportional to, we can say T is directly proportional to 1 upon root of B actually, where if you just square on both sides, then we can just be able to get this T square is proportional to 1 upon B. BH matlab horizontal component of Earth's magnetic field. So here we can just take the ratio and get that this
T B1 upon B2 is equal to T2 square upon T1 square. That means if we have found out the time period accurately at the two different places, then by squaring those time periods and just taking the reverse ratio of those two time periods, we can just try to find out the ratio of magnetic fields at those 2 points on Earth here. तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है? यस, और इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं आराम से कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ सेम साइज एंड मास, अगर दो अलग अलग मैग्नेट्स है और उनके दोनों के मासेस सेम है, साइज भी सेम है, सिर्फ उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स अगर हमको कंपेयर करने हैं तो वो पॉसिबल होगा ये इस तरह से। तो यहाँ पे क्योंकि देखो साइज और मास सेम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर दोनों मैग्नेट्स को अगर हमने वाइब्रेट कराया तो व्हेन द टू मैग्नेट्स विल बी वाइब्रेटिंग एट द टू डिफरेंट पॉइंट्स, टू डिफरेंट मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर दो मैग्नेटिक मोमेंट्स या मैग्नेट्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो है वो उनके पीरियड्स के रेशियो के स्क्वायर के इनवर्स के बराबर होगा जरूर, ये हम समझ सकते हैं। एंड सपोज दैट वी आर यूजिंग टू मैग्नेट्स एट द सेम टाइम, तो अभी सपोज दो मैग्नेट्स हम सेम टाइम पे यूज करते हैं एंड सपोज फॉर फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग देम इन हेल्पिंग ईच अदर, मतलब या असिस्टिंग ईच अदर, सम पोजीशन इसको बोलते हैं। सो सम पोजीशन का मतलब क्या है, बोथ ऑफ these मैग्नेट्स आर kept in contact in such a way that their south poles are connected together, combined together, and north poles are combined together. In that case, as we already seen last time, that their net magnetic moment will actually become the sum of their moments. That means M will be equal to M1 plus M2 here. And at the same time, okay. So, and at the same time, here we can see that these two magnets will have their moment of inertia to also to be equal to the I1 plus I2 in this way. तो मतलब इनका दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी ऐड हो जाएगा और एट द सेम टाइम उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐड हो जाएगा। और उस ऐसे केस में उनका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है तो वो निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, T is equal to 2 pi into root of the combined moment of inertia upon the combined magnetic moment into मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मतलब I1 plus I2 upon M1 plus M2 into BH, ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी वी कैन जस्ट फाइंड आउट टू बी रेसिप्रोकल ऑफ दैट पीरियड हियर। और दूसरा होता है डिफरेंस पोजीशन। अभी डिफरेंस पोजीशन के अंदर क्या होगा कि दो टू मैग्नेट्स विल बी केप्ट इन ऑपोजिट सेंस लाइक दिस। सो द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स विल बी कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, हेंस वी कैन जस्ट गेट दिस मैग्नेटिक मोमेंट। अभी मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में क्या होगा, माइनस होगा, M1 minus M2 होगा एक्चुअली, ठीक है। We can just understand the magnetic moment will actually become difference of the two magnetic moments of the two magnets here, and because of that the formula for the period जो है तो इन दोनों को इस तरह से अगर बांध दिया हमने मैग्नेट्स को और उसके बाद अगर उनको वाइब्रेट कराया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस केस में जो फॉर्मूला बनता है पीरियड का तो वो बनेगा इस तरह से 2 pi into root of I1 plus I2 upon M1 minus M2 into BH। यहाँ पे एक बात यह ध्यान देने जैसी ये है कि इन मैग्नेट्स को हम कैसे भी कंबाइन करेंगे तो चलो ठीक है, अगर इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कभी ऐड होगा कभी सब्ट्रैक्ट होगा, नो डाउट, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा ही ऐड होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन तो होता नहीं। इसलिए अगर दो मैग्नेट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कैसे भी कंबाइन करो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड ही होने वाला है। तो इसलिए फिर यहाँ पे एक बार सम किया और दूसरी तरफ अगर डिफरेंस लिया और दोनों केसेस में अगर हमने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर निकाल के दिखाया तो इन दोनों पीरियड का जो रेशियो है वो एक्चुअली रूट ऑफ M1 प्लस माइनस M2 अपॉन प्लस M2 है, जिससे ही हम M1 अपॉन M2 भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। जो टाइम पीरियड इन केस ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर प्लस टाइम पीरियड इन केस ऑफ सम का स्क्वायर अपॉन डिफरेंस वाला टाइम पीरियड का स्क्वायर माइनस सम वाले टाइम पीरियड का स्क्वायर इन दिस वे। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं आराम से। और कभी कभी क्या करते हैं कि वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, तो एक ही मैग्नेट को दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर वाइब्रेट करने के लिए अलाउ किया जाता है।
या कभी पहले ऐसा किया जाता है कि पहले इस मैग्नेट को हम एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाइब्रेट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो उस समय उसका जो पीरियड है वो बन जाएगा T इज इक्वल टू 2 pi रूट I अपॉन MBH. BH is going to be the magnetic field which is already present here. ओके और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसी स्पेस में और एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल एक दूसरा मैग्नेट हम यहाँ पे नजदीक लेके आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन जाएगा, जो कि जिसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, B+BH बन जाएगा. और ऐसे केस में जो पीरियड है तो वो पीरियड दिया जाएगा 2 pi रूट I अपॉन M टाइम्स B+BH हियर इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमको क्या मिलने वाला है, B+BH मिलने वाला है. तो ये जब दो मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली काम करते हैं तो उस केस में हमको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस तरह से मिलता है. और एक अकेला जब मैग्नेटिक फील्ड था, एक ही मैग्नेटिक फील्ड जब था, तो उस समय का फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है. इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, रेशियो लेते हैं, तो उसको यूज करके हम इस बी और बी एच का रेशियो निकाल सकते हैं आराम से. तो मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड्स का रेशियो वी कैन फाइंड इट आउट बाय जस्ट मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द frequency of the period of bar magnet. Okay, frequency of vibration of the bar magnet in the two fields, or in the one field and then in the presence of the both of the fields at a time. तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं आराम से. Now we can just talk about the magnetic materials. Okay, जैसा कि हमने अभी देखा कि there are 3 types of magnetic materials. और ये भी हमने ऑलरेडी रेगुलर में भी देखा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. Diamagnetic materials are those in which the magnetic moment of the electrons just get cancelled. ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. याद रखो ठीक से. दिस इज द प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. Okay, then again we can just see the paramagnetic substances. In case of the paramagnetic substance, the electrons का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं करता है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो फिर भी बचा रहता है. तो उसकी वजह से उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है. ठीक है, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक हियर. एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, डोमेन्स होते हैं. देयर आर सम रीजन्स in which all the particles or all the magnetic moments or all the atoms have their magnetic moment in the same direction. Okay, these regions are called as domains, and these domains normally are randomly directed in all possible directions so that the resultant becomes zero. But in the presence of the magnetic field, a strong magnetic field, all the domains just turn themselves in the direction of the magnetic field. So the domains whose direction of magnetic moment is parallel to the magnetic field just grow in size, and ये ग्रो होता जाता है. और उसकी वजह से एक समय ऐसा आ जाता है कि जब सभी के सभी जो एटम्स है उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में बन जाता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होता है, और उसको हम बोलते हैं इट इज मैग्नेटाइज्ड इन दिस वे. एंड व्हाट डज दिस क्यूरीज लॉ टेल्स अस? Curie law tells us simply that the magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is inversely proportional to the absolute temperature, or we can also say that the magnetization of any substance is always directly inversely proportional to the absolute temperature of the of that paramagnetic substance, and also that this it is proportional to the external magnetic field also, and C is called as the Curie's constant. ठीक है, ये हम समझ सकते हैं. And Curie's temperature is a special temperature at which the paramagnetic substance just get converted into ferromagnetic substance. Okay, so temperature above which the ferromagnetic substance gets converted into paramagnetic substance. मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो बहुत हीट होने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका पूरा डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा बिहेव करता है. तो इसी को हम Curie temperature बोलते हैं, and it is denoted by Tc, remember. And this is also one of the important fact that the characteristic of a ferromagnetic substance is always inversely proportional to this T minus Tc. मतलब यहाँ पे Tc मतलब Curie temperature है,
तो क्यूरी टेम्परेचर के साथ उसका जो भी डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, तो उसके साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है, क्यूरी वेज लॉ बोलते हैं इसको। एंड हिस्टेरिसिस कर्व भी ऑलरेडी तुमको पता ही होगा ऑलरेडी कि व्हेनेवर द सब्सटेंस इज जस्ट मैग्नेटाइज्ड, it reaches to the maximum extent, magnetization reaches to the maximum extent at this point B here, and whenever the magnetizing intensity is decreased, its magnetization also goes on decreasing, magnetization उसका decrease होने लगता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी 0 हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रहता है, फिर भी वो मैग्नेट जो है वो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट रहते हैं, जिसके जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं इट इज अ रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, रेसिडुअल रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन दिस मैग्नेट एंड इट विल बिकम जीरो ओनली व्हेन दिस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज मेड नेगेटिव। तो यहाँ पे जब हम इस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को नेगेटिव बनाते हैं, तो तब जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ पे वो जीरो बनता है, मैग्नेटाइजेशन जीरो बनता है। एंड व्हेनेवर द मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो, at that point we can just say, just wait, ओके। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो जीरो बनता है, तो उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट कंप्लीटली एंड द मैग्नेट जो रॉड जो मैग्नेटाइज हुआ था, तो वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया है। तो डी पॉइंट जहाँ पे ये रॉड कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, अभी लेकिन उस समय ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव बन गया है, और इट इज बिकमिंग नेगेटिव, एंड if it is made more negative, more and more negative, then the rod will just start getting magnetized in the opposite direction, and at point E it will just get fully magnetized but in opposite direction this time. And then afterwards, if we just increase this magnetizing intensity or decrease in negative side, then the magnetization will also go on decreasing. But again, some magnetization will remain substance even if the intensity is made zero. But if we just make it positive, then the opposite direction में जो ये मैग्नेटाइज हो गया है, तो वो डीमैग्नेटाइज होना चालू होता है। और एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे जी पॉइंट पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और उसके बाद अगर हम इफ वी जस्ट इंक्रीज दिस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी स्टिल फर्दर इन द पॉजिटिव साइड, देन इट जस्ट बिकम्स गेट्स गो ऑन मैग्नेटाइजिंग। तो वो जो है मैग्नेटाइजिंग होना चालू होता है और बी पॉइंट पे फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाता है, एंड द साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन हियर, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द हिस्टेरिसिस कर्व। ये जो कर्व यहाँ पे है बी ए से लेके बी तक, बी से सी, डी, ई, एफ, जी एंड डी अगेन, तो ये जो पूरा कर्व है इसको हम हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। एंड द एनर्जी लॉस्ट इन दिस साइकिल इज द एरिया ऑफ दिस साइकिल। ये पूरे साइकिल का जो एरिया है, तो उतना ही एनर्जी लॉस्ट होगा इस साइकिल के अंदर, और इसलिए उसको एनर्जी लॉस भी बोल सकते हैं। देयर आर टू concepts here called as retentivity and coercivity. Remember, these are the two important concepts. You have to understand them. What is it exactly? See here. Sorry. Yes. यहाँ पे ओसी वाला जो पार्ट है, ओसी मतलब जो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ओके, मींस एबिलिटी ऑफ द मैग्नेट टू रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड इन इट और मैग्नेटाइजेशन इन इट। तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होने का या रिटेन करने का कितना कैपेसिटी है, तो उसको हम बोल सकते हैं रिटेंटिविटी, याद रखो ठीक से। एंड द अदर थिंग इज दैट कोर्सिविटी। कोर्सिविटी मतलब क्या, ये ओडी वाला जो पार्ट है, ओडी मतलब ये ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, उसको हम बोल सकते हैं कोर्सिविटी, विच इज एक्चुअली द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग दिस रॉड। ठीक है, एक मतलब यहाँ पे एक समझो एक कॉइल है और इस कॉइल के बिल्कुल सेंटर में एक रॉड रखा हुआ है। तो ये रॉड को हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने वाले हैं इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करके।
if you just flow the current in this coil and in a clockwise direction, then the rod will just get magnetized in this direction, and sorry, anti-clockwise direction, then the rod will just get magnetized in this direction. But if suppose we flow the current in the coil in the opposite direction, that means in the clockwise direction, then the rod will just get magnetized in the opposite direction. तो अगर हम ये सपोज करंट जो है वो अल्टर करते रहेंगे, सपोज ये करंट को जो है हम कभी क्लॉकवाइज, कभी वापस एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अगर अल्टर करते रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रॉड है वो एक बार मैग्नेटाइज, फुल्ली मैग्नेटाइज एंड देन फिर डीमैग्नेटाइज, और फिर से डीमैग्नेटाइज होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होके फिर वापस डीमैग्नेटाइज होगा। तो ये चलता रहेगा। ये जो साइकिल है, ये पूरा साइकिल यहाँ पे हिस्टेरेसिस ग्राफ कर्व के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ओडी इज द पार्ट which represents the minimum magnetizing intensity which is required for the complete demagnetization of this rod. इस रॉड को पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगता है, जो कि नेगेटिव होता है ऑब्वियसली, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअली कोर्सिविटी. इट इज द एबिलिटी ऑफ द रॉड टू कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज. तो मतलब ये डीमैग्नेटाइज होने के लिए जो नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगता है उसको हम कोर्सिविटी बोल सकते हैं आराम से. ओके, तो दिस इज द एनी यस. अब यहाँ पे देखो, इसमें ये समझ सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लूप जो है उसके अंदर का जो एरिया है, वो एरिया हमको क्या आइडिया देता है कि हाउ मच इज द लॉस इन द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एक्चुअली. तो ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के प्रोसेस में कितना लॉस होता है, एनर्जी लॉस कितना होता है, तो वो हमको इसमें से पता चलता है. यस, जैसे कि यहाँ पे अगर सॉफ्ट आयन के बारे में अगर देखा जाए तो हिस्टेरेसिस लूप इज जस्ट समवॉट thin, but in case of the steel it is somewhat thick, which shows that there is more loss of energy in magnetizing and demagnetizing the substance like steel than the substance like iron. Okay, so this is a comparative study of these three types of substances, that is paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. If you just talk about the diamagnetic substance, then orbital motion of electrons जो है हाँ ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, बट यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है दे आर ऑलवेज रिपेल्ड, ठीक है, रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. इफ यू जस्ट टेक अ स्प्रिंग and just attached a diamagnetic substance to that spring and keep it in the magnetic field, then that spring will just get compressed because this substance is just getting pushed upwards, and that's why this ये जो हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि the substance will just try to be away from the magnetic field. But in this case, in case of paramagnetic substance, so the spring will just get pulled. That means the substance will just get pulled in the inside the magnetic field. That means ये जो paramagnetic substance है तो वो हमेशा इस magnetic field के अंदर रहने के लिए ट्राई करेगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना वो magnetic field के अंदर आने के लिए ट्राई करेगा. और यहाँ पे in case of the ferromagnetic substance it will just get pulled very very strongly, ठीक है. और फिर यहाँ पे अगर हम एक वॉच ग्लास लेते हैं और उसके अंदर अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड डाल देते हैं और एक आर्म में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया, तो जिस आर्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया उस आर्म के अंदर हमको डिप्रेशन दिखाई देगा. द लेवल ऑफ लिक्विड विल जस्ट गेट डिप्रेस्ड in that arm where magnetic field is produced, which shows that the molecules are just running away from this magnetic field.
ठीक है, बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है दे ऑलवेज ट्राई टू बी इन द मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है तो वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने के लिए ट्राई करते हैं. सेम इज द केस विद द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बट दैट इज टू मोर एक्सटेंट, ठीक है, लार्ज एक्सटेंट. Also that the gas expands at right angles to the magnetic field, but in this case the gas expands in the direction of the magnetic field in case of the paramagnetic. Okay, ये जो तीन concepts है, magnetic field और chi और mu r और magnetization. yes, ये वाला जो टेबल है वो हम थोड़ा सा अपने नॉर्मल ग्राफ पे नॉर्मल बोर्ड पे देखेंगे, ठीक से. देखो, लेट अस सी हियर. सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, तो वो हमको अंडरस्टैंड करना है. ओके, दूसरी तरफ है पैरामैग्नेटिक और तीसरी तरफ है फेरोमैग्नेटिक. Okay, so in case of the diamagnetic substance we can just see that the value of chi, क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर सपोज एक मैग्नेट है और उसको अगर हम सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्टेड है इन दिस वे. ओके, सो जैसे हम ये सब्सटेंस यहाँ पे रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड हियर विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है, जबकि अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम इसमें रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तो the magnetic moment produced in the substance will be in the same direction as that of the magnetic field in this case. तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा जरूर. और यहाँ पे जो है फेरोमैग्नेटिक के केस में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से, और अगर यहाँ पे एक मटेरियल रख दिया तो there will be a very very strong magnetic field which is created और मैग्नेटिक मोमेंट विच इज क्रिएटेड हियर इन दिस केस. तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा इस केस में. तो ये हम समझ सकते हैं. इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी. नाउ वी कैन जस्ट सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेटाइजेशन इज एक्चुअली डिफाइंड एज द मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, राइट है. और इसी वजह से यहाँ पे जबकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन विल बी नेगेटिव. ये समझ सकते हो ठीक से, नेगेटिव. बट यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो पॉजिटिव है, ये हम समझ सकते हैं आराम से. सो मैग्नेटाइजेशन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों में यही डिफरेंस है कि मैग्नेटाइजेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बट मैग्नेटाइजेशन विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बिकॉज the paramagnetic substance gets magnetized in the same direction as that of the magnetic field, but diamagnetic substance is magnetized in the opposite direction to that of the applied magnetic field. Okay, magnetic field जो है वो right direction में है, लेकिन magnetization कौन से direction में हुआ? Left direction में हो गया. तो ये दोनों के बीच में difference है. लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या होता है, ferromagnetic substance के अंदर क्या होता है? Magnetization is still positive, no doubt, it is positive, but it is very very high. ठीक है, it is very much high, बहुत ज्यादा होता है उसका वैल्यू. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम देखते हैं कि the value is very low. ठीक है, but positive but low. Here also it is positive, negative but low. But in the case of ferromagnetic substance only, the ferromagnetic substance के सभी properties बिल्कुल paramagnetic substance के जैसे ही है, सिर्फ they are in the high extent, they are in the great extent, more extent पे वो होते हैं. अभी उस दूसरी बात हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे काय के बारे में. काय मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड टू बी काय इनटू एच, बराबर. यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू काय इनटू एच, वेयर एच इज गोइंग टू बी द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आराम से कि इन केस ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हियर, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एच जो है वो एच का डायरेक्शन और मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्शन है उन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो काय है वो काय का वैल्यू नेगेटिव बनता है. ठीक है,
since mz is also negative and at the same time chi is also negative. एक्चुअली chi नेगेटिव होने की वजह से ही mz नेगेटिव बनता है, ये हमको जस्टिफाई करना है. ठीक है, जो वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी of a diamagnetic substance is always negative, but again it is small. Okay, it is very small, and at the same time magnetization of this or chi of this paramagnetic substance, ये जो paramagnetic substance है उसका जो susceptibility है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, but again it is very small because it is very weakly attracted by the magnetic field, and at the same time if you just compare this ferromagnetic substance like this here, then this chi value of the ferromagnetic substance is going to be positive, but at the same time it is very high. Okay, it is not very small but it is very large. Okay, ये हो गया chi के बारे में कंपैरिजन. अभी तीसरा हम कंपैरिजन करेंगे म्यू आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में. तो जैसा कि हम जानते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वो 1 प्लस chi के बराबर हुआ करता है. करेक्ट है, म्यू आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस chi in this case also and here in this case also. But if you just think about the diamagnetic substance, then chi is going to be negative and very small. So therefore, we can just say that this mu r, that is relative permeability, will actually be less than 1. Just because chi is going to be less than 1 and very small and negative. तो यहाँ पे chi जब negative है, तो chi का वैल्यू मान लो 0.1 है, minus 0.1 फॉर एग्जाम्पल. तो 1 minus 0.1 क्या बनेगा? 0.9 बनेगा. या 1 minus 0.2 क्या बनेगा? 0.8 बन जाएगा. So the value of mu r for a diamagnetic substance is always less than 1. And in the case of this paramagnetic substance, chi is going to be positive. And 1 के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा हमको. और इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the relative permeability of paramagnetic substance is always greater than, remember. And at this time, in this case here, this mu r is very much greater than 1 because chi is going to be very much high. So we can just say that this mu r is going to be very much greater than 1. It is so high than 1 that 1 is very negligibly small as compared to this chi or mu r. So therefore we can just say that this mu r in case of ferromagnetic substance is almost equal to chi only. तो यहाँ पे in case of ferromagnetic substance क्या होता है? म्यू आर का वैल्यू ऑलमोस्ट chi के बराबर ही होता है. ठीक है, याद रखने से दिस विल बी हेल्प इन न्यूमेरिकल्स. ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर हमको ये कभी कभी यूज करना पड़ेगा कि दिया रहेगा chi और उसको हमको लेना पड़ेगा एज अ म्यू आर, और कभी कभी दिया रहेगा म्यू आर और उसको हमको लेना पड़ेगा chi. बट रिमेंबर दैट वी कैन डू इट in only in case of ferromagnetic substance, not in case of paramagnetic or diamagnetic substance here. ठीक है, तो chi और mu r दोनों सेम रहते हैं सिर्फ ferromagnetic substance के केस में. Okay, since mu r is greater than less than 1 here, we know that mu upon mu r, sorry, mu upon mu naught is actually going to be mu r, right? So relative permeability is going to be the ratio of the permeability of the medium to the permeability of air or vacuum here. So अगर ये ratio less than 1 है, तो ये ratio less than 1 होने का मतलब क्या बनता है यहाँ पे? Mu is going to be less than mu naught. So in case of a diamagnetic substance, the permeability of that substance is still less than the permeability of air or vacuum. Here in the case of paramagnetic substance also, mu upon mu naught happens to be mu r. But in this case, mu r is going to be greater than 1. And means that this mu is going to be greater than mu naught actually. So therefore we can just say that the permeability of a paramagnetic substance is always greater than the permeability of the air or vacuum here. And also we can just use it here. So mu upon mu naught is going to be mu r, but mu r is going to be very much greater than 1, which means that this mu is actually going to be too much greater than mu naught. मतलब ये ऐसे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका परमेबिलिटी वैक्यूम के परमेबिलिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, इट्स टू मच ग्रेटर. सो इन दिस केस हियर, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. और उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं बी और बी नॉट. ठीक है, क्योंकि यस, क्योंकि म्यू मतलब होता क्या है? म्यू इज एक्चुअली गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ magnetic field
produced in the material upon the magnetic field produced in the air or vacuum. ठीक है, तो ये होता है रेशियो, मतलब how many times the magnetic field in the medium is greater than the magnetic field produced in air or vacuum. ये रेशियो ही म्यू कहलाता है, मतलब परमेबिलिटी कहलाता है. तो अभी इस केस में अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि म्यू जो है वो इनका दोनों का रेशियो है, और यहाँ पे म्यू जो है वो म्यू नॉट से ज्यादा है. इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी, सॉरी, म्यू म्यू जो म्यू नॉट से कम है, इसलिए यहाँ पे बी जो है वो बी भी म्यू नॉट से कम रहेगा. सॉरी, ये तो म्यू आर बनता है एक्चुअली, और इसलिए लेस देन 1 होने की वजह से बी विल बी लेस देन बी नॉट. मतलब magnetic induction inside this such a diamagnetic field, diamagnetic material will actually be less than that magnetic field which is produced in the air or vacuum. तो मतलब एयर और वैक्यूम के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उससे भी कम मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ऐसे मीडियम के अंदर, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर. और दूसरी तरफ हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मीडियम in case of paramagnetic substance will actually be greater than the magnetic field which is produced in the absence of that material, that means in the air or vacuum. And in this case here the magnetic field will be too much greater than the magnetic field that is produced in the air or vacuum, and that is the comparative study of all this here. Okay, so remember this thing correctly. Also, that is chi is inversely proportional to the temperature, absolute temperature. Remember this correctly. So इसकी वजह से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर हमने डबल कर दिया तो जो काय है वो कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा. ये हमको अच्छी तरह समझना है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ these three materials, that is diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic as well. Yes. Okay, so this is all about the chapter and we can just see the examples actually. ये सारे examples हम देख सकते हैं आराम से. Copper, silver, gold, zinc, bismuth, antimony, sodium chloride, and water, and air, and even diamond also. All these are the examples of diamagnetic substances which are weakly repelled by the magnetic field. And in case of paramagnetic substance, we can just consider the examples as aluminum, manganese, platinum, then again sodium, copper chloride, cuprous chloride, and oxygen, and even crown glass also. These are actually the examples of this type, the paramagnetic substance. And in the case of the ferromagnetic substance, the examples are, which we already know from childhood, that is iron, cobalt, nickel, cadmium, ferrous oxide, and so on like this. Okay, so these are the, and if you just consider this magnetization and magnetizing intensity curve, तो ये magnetization का अगर हमने curve अगर graph draw किया तो that graph will be actually the straight line having negative slope here in this case, and that slope is actually the value of susceptibility actually, because mz is equal to क्या होता है, chi into h हुआ करता है. ये I, इनका I मतलब हमारा mz है याद रखो, मैग्नेटाइजेशन एक्चुअली वो. तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इसको ही हम काय मतलब ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, एंड इट इज नेगेटिव इन केस ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. देयरफॉर द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, but in case of the paramagnetic substance the graph will be the straight line with positive slope. But both of these graphs are just coincident, almost coincident with x-axis, just because the slope is going to be very small. But in case of a ferromagnetic substance the graph is curved, but in this case the graph is so curved that its chi cannot be defined, but it can be having the different values at different मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटीज. मतलब अलग अलग मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटीज पे उसका काय का वैल्यू अलग अलग होता है, बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर, वेरी मच हायर इन दिस केस हियर. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. एंड इवन वी कैन जस्ट ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन the chi and t.
in this case. The diamagnetic substance का जो susceptibility है वो almost temperature से independent हुआ करता है. So the graph will be just straight line, horizontal straight line. In case of the paramagnetic substances, the susceptibility is inversely proportional to the temperature, absolute temperature, and that's why the graph will just be like a decreasing curve in this way. And in case of the ferromagnetic substances, the graph will not be defined in case of unless and until the Curie temperature is reached. But after the Curie temperature, the ferromagnetic behaves like a paramagnetic substance. So therefore, the graph of the chi and T will be same as the graph of chi and T in case of paramagnetic substance here in this case. Okay. तो यहाँ पे जो ग्राफ हमको मिल रहा है वही ग्राफ यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन आफ्टर Curie टेम्परेचर. ओके. Yes, so this is all about the discussion of three topics in this chapter. Okay, so let us stop here, and next time we'll just try to solve the MCQs from this chapter, magnetic materials. But I will just again and again request all of you to just go through these topics and solve the doubts. ठीक है, sort out the doubts. मतलब तुम जो है solve करो घर पे, और जो भी आपके डाउट्स है तो वो कल के लेक्चर में लेके आओ, ताकि हम वो डाउट्स भी सॉल्व करें और आगे के जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करें. ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. लेट अस स्टॉप